कहानी एक बीरबल और हंसता हुआ किला। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का आसमान नीला और साफ था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें लाल पत्थरों पर पड़ी तो पूरा किला सोने जैसा चमक उठा। दरबारियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। सब अपने अपने रेशमी कपड़ों में सजे हुए थे। मगर उस दिन कुछ अजीब था। हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, मगर आज उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, आज रात मेरे किले से हंसी की आवाजें आई थी, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं थी। पूरा किला हंस रहा था। दीवारें, दरवाजे, यहां तक कि मेरे कमरे की खिड़की भी ऐसे हंस रही थी जैसे कोई मजाक सुना हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो डर से कांपने लगे। राजा ने आगे कहा, रात के पहरेदारों ने भी यही कहा है, जब घड़ी आधी रात पार करती है तो पूरा किला ठाके लगाता है। क्या ये कोई जादू है या श्राप? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, किले को हंसाने वाला कोई इंसान है, कोई आत्मा नहीं। अकबर चौंके, इंसान? तो फिर पता लगाऊं कि वो कौन है जो पूरे शाही किले को हंसाने की हिम्मत करता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, 3 रातें दीजिए, रहस्य खुल जाएगा। पहली रात। बीरबल ने कुछ पहरेदारों को हटाया और खुद रात में चौकीदार बनकर निकले। उन्होंने सादा कपड़े पहने, मूंछों पर राख लगाई और मशाल लेकर गलियारों में घूमने लगे। आधी रात होते ही हवा कुछ भारी सी लगी और तभी हाँ की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। बीरबल चौकन्ने हो गए। आवाज कभी दीवारों से आती, कभी झरोखों से। उन्होंने अपनी मशाल उठाई और देखा कि एक दीवार पर हल्की चमक है। उन्होंने कान लगाया। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। बीरबल बोले, हूं, लगता है कोई दीवार के अंदर छिपा है। उन्होंने चूना हटाया। वहां एक छोटा सा छेद था और अंदर बांसुरी जैसा कुछ रखा था। जैसे ही हवा चलती, वो बांसुरी हंसी की आवाज निकालती। बीरबल मुस्कुराए, अब बात साफ है। पर यह चाल किसकी है? दूसरी रात। बीरबल ने चालाकी से दरबारियों के सामने ऐलान किया कि वो किले की जांच करेंगे, इसलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी पर रहें। फिर उन्होंने 4 सबसे संदिग्ध दरबारियों की सूची बनाई। मीर सैयद, खाने खाना, तिलकचंद और कलाकार गोकुल। रात को उन्होंने हर कोने में एक आदमी तैनात किया। आधी रात को फिर वही हंसी गूंजी, मगर इस बार बीरबल तैयार थे। उन्होंने देखा, कलाकार गोकुल चुपके से किले की पिछली दीवार की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में लकड़ी का एक लंबा डिब्बा था। बीरबल ने उसका पीछा किया और देखा कि वो दीवार में छोटे छोटे छेदों में कुछ रख रहा है। रुक जा गोकुल, बीरबल गरजे। गोकुल डर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर किया। क्यों? बीरबल ने सख्त लहजे में पूछा। गोकुल बोला, हुजूर, मैं किले का मूर्तिकार हूं। मुझे महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। मैंने सोचा अगर मैं किले में कुछ अजीब कर दूं तो बादशाह मुझे बुलाएंगे और मेरी कला की तारीफ करेंगे। मैंने दीवारों में बांसुरी जैसे छेद बना दिए थे, जिनमें हवा जाते ही हंसी जैसी आवाज आती थी। बीरबल ने सिर हिलाया। तूने अपनी कला को डर का खेल बना दिया गोकुल। तीसरी रात। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गोकुल को माफी मांगने का मौका दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब तू इस किले को फिर से हंसाएगा, मगर इस बार डर से नहीं, खुशी से। अगली सुबह बीरबल ने दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब ये किला फिर हंसेगा, मगर इस बार उसकी हंसी में डर नहीं, खुशी होगी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, आज से हर शुक्रवार को किले की दीवारों पर गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी। कलाकार गोकुल उन बच्चों को कला सिखाएगा। जब बच्चों की हंसी इन दीवारों से टकराएगी तो ये किला सच में हंसेगा और ये हंसी हर सदी तक सुनाई देगी। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि सच में सोने जैसी है बीरबल। तुमने डर को खुशी में बदल दिया। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, डर और खुशी एक ही हवा में रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी दिशा में हम उसे बहने देते हैं। उस दिन से फतेहपुर सीकरी का किला हंसता हुआ किला कहलाने लगा। लोग कहते हैं कि आज भी
जब वहां हवा चलती है तो दीवारों से किसी की हंसी गूंजती है। वो डर की नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज होती है। कहानी दो बीरबल और चमत्कारी खजाने की गंध। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह शाही रौनक से भरा हुआ था। सोने चांदी के झूमर चमक रहे थे, महकते फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और दरबारियों के चेहरे पर हमेशा की तरह झूठी मुस्कानें थी। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने दरबार में एक अजीब ऐलान किया। दरबारियों, आज मुझे मेरे सैनिकों ने बताया है कि आगरा के जंगलों के पास एक पुराना खजाना दबा हुआ है। जो भी उसे ढूंढ लाएगा उसे मैं अपना विशेष सलाहकार बना दूंगा। पूरा दरबार हिल गया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर ये खजाना कहाँ होगा। तभी बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम भी उस खजाने को ढूंढने जाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, खजाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं। असली खजाना इंसानों के लालच में छिपा होता है। अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर तुम ही बताओ बीरबल, ये खजाना कहाँ है? या ये भी सिर्फ तुम्हारी चतुराई का खेल है? बीरबल बोले, अगर जहांपनाह की इजाजत हो तो मैं 3 दिन में इस रहस्य का पर्दाफाश कर दूं। अकबर ने हामी भरी और कहा, 3 दिन है तुम्हारे पास बीरबल। अगर तुम खजाना नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी पदवी छीन ली जाएगी। दरबार में हलचल मच गई। सबको लगा कि इस बार बीरबल फंस गए। पहला दिन बीरबल ने कुछ नहीं किया। वो बस दरबार के चारों ओर घूमते रहे, सबकी बातें सुनते रहे। दूसरे दिन उन्होंने कुछ खास किया। उन्होंने 3 लोगों को बुलवाया। पहला था मंत्री तिलकचंद, जो हमेशा अकबर के सामने मीठी बातें करता था। दूसरा था कोषाध्यक्ष मीर सैयद, जिसके पास राजकोष की सारी चाबियां थी। और तीसरा था दरबारी कवि गोकुलदास, जो हर मौके पर राजा की तारीफ में कविताएं सुनाता था। बीरबल ने उन तीनों से कहा, जहांपनाह का खजाना जंगल में नहीं, यही दरबार के किसी कोने में है। जो चाहे आज रात मैं खोज करने वाला हूं। अगर कोई निर्दोष है तो चिंता न करे। तीनों के चेहरों पर डर छा गया। रात आई, पूरा महल सो गया, लेकिन बीरबल जाग रहे थे। उन्होंने महल में गश्त लगाई और अचानक उन्हें किसी कमरे से आवाज आई, खर खर झनझन। वो धीरे धीरे कमरे में पहुंचे और देखा कोषाध्यक्ष मीर सैयद कुछ निकाल रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, रुको सैयद, क्या निकाल रहे हो? सैयद कांप गया। नन्ही बीरबल जी, बस सोने के बर्तन गिन रहा था। बीरबल ने देखा कि उसके पास एक छोटा बैग था जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी गिनती कल बादशाह के सामने करवा लेंगे। अगली सुबह बीरबल ने दरबार लगाया और कहा, जहांपनाह, मैंने खजाना ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, सच में? कहाँ है वो खजाना? बीरबल बोले, वो खजाना मिट्टी में नहीं, इंसान के मन में था। और वो गंध जो सोने की लालच से आती है, मैंने सूंघ ली थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, कल रात मैंने मीर सैयद को राजकोष से सोने के सिक्के निकालते देखा। असली खजाना तो वही था, लेकिन वो खजाना किसी को दिखाने लायक नहीं, क्योंकि वो लालच का खजाना था। पूरा दरबार दंग रह गया। मीर सैयद डर से कांपने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वही दोषी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने तीनों के कमरे में एक खास खुशबू वाला तेल रखवाया था, जो छूने पर शरीर से सोने जैसी महक छोड़ देता है। मीर सैयद के हाथों से वही गंध आई थी। बाकी दोनों के पास वैसी गंध नहीं थी, इसलिए मैंने उसी गंध से पहचान लिया कि खजाना किसने छुआ है। अकबर ठहाका लगाकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने तो गंध से ही अपराधी पकड़ लिया। अब तो तुम्हारी बुद्धि की खुशबू पूरे राज्य में फैलेगी। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, इंसान की लालच ही सबसे तेज गंध होती है। चाहे वो छिपाने की कोशिश करे, फिर भी हवा उसे पकड़ ही लेती है। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी दरबारी बिना बीरबल की अनुमति के राजकोष के पास नहीं जाएगा। और बीरबल की ये कहानी, चमत्कारी खजाने की गंध पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग कहते हैं, अगर कोई चोरी या लालच करता है तो बीरबल की बुद्धि जैसी हवा आज भी उसे पहचान लेती है। कहानी 3 बीरबल और उड़ता हुआ खजूर का पेड़।
फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह खुशनुमा थी। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, पंछियों की चहचहाट गूंज रही थी। लेकिन आज उनका ध्यान किसी और चीज में था। बाग के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा खजूर का पेड़ था, जो बाकी पेड़ों से अलग था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर ये पेड़ उड़ सकता तो कितना अच्छा होता। हम इसे लेकर जहां चाहे छाव कर सकते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर ये पेड़ उड़ जाए तो आपकी इजाजत से मैं इसे दिल्ली के बाजार में उतार दूं, वहां इसकी छाव बेचकर खजाना कमा लूं। दरबार में ठहाका गूंजा, मगर वही बात सुनकर एक चालाक दरबारी मीर फखरुद्दीन मन ही मन जलने लगा। उसने सोचा, हर बार तारीफ सिर्फ बीरबल की ही क्यों? अब की बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि बीरबल की चतुराई धराशायी हो जाए। अगले ही दिन सुबह मीर फखरुद्दीन अकबर के पास भागता हुआ आया। जहांपनाह, जहांपनाह, चमत्कार हो गया। अकबर चौंके। क्या हुआ? वो बोला, बाग का खजूर का पेड़ उड़ गया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अब बोलो, तुम्हारा उड़ता पेड़ कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर पेड़ उड़ गया है तो जरूर कहीं उतरा भी होगा। जैसे खजाने की खुशबू दूर तक जाती है, वैसे ही खजूर की मिठास भी। अकबर ने कहा, तो फिर जाकर पता लगाओ, वरना यह मान लिया जाएगा कि तुम्हारी मजाक ने दरबार को झूठा बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, 3 दिन का समय दीजिए जहांपनाह, मैं उस उड़ते पेड़ को ढूंढ लाऊंगा, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो अपनी मूंछें कटवा दूंगा। पहला दिन बीरबल अपने 4 खास आदमियों को लेकर निकल पड़े। वो हर गांव में पूछते, क्या यहां कोई उड़ता पेड़ उतरा है? गांव वाले पहले हंसते, फिर हैरान हो जाते। शाम तक बीरबल एक गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाबूजी, कल रात तेज हवा चली थी और हमारे कुएं में कुछ बड़ा आकर गिरा था। हमने सोचा जानवर होगा, पर सुबह देखा वो तो लकड़ी का पेड़ जैसा कुछ है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। अरे वाह, कहीं वही तो नहीं। वो और उनके साथी कुएं तक पहुंचे। अंदर झांका तो पाया कि वहां खजूर का पेड़ नहीं, बल्कि उसका नकली लकड़ी का ढांचा पड़ा था। पेड़ जैसा ही बनाया गया, लेकिन खोखला। बीरबल समझ गए, तो ये मीर फखरुद्दीन की चाल है। उन्होंने अपने आदमियों से कहा, इस पेड़ को मत निकालो, बस इसे ज्यों का त्यों रहने दो। मैं इसका मजा कल दरबार में दिखाऊंगा। दूसरा दिन सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा पेड़ मिला? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, पेड़ मिला, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ उड़ने वाला आदमी भी मिला। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज शाम को जब सूर्य ढलेगा, तब मैं वो उड़ता पेड़ और उसका उड़ाकू मालिक दोनों आपके सामने लाऊंगा। तीसरा दिन शाम का समय। दरबार में उत्सुकता थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पेड़ अब दरबार में नहीं आ सकता, क्योंकि वो कुएं में अटक गया है, मगर उसका मालिक आया है। अकबर ने कहा, तो बुलाओ उस अद्भुत इंसान को। बीरबल ने इशारा किया। सैनिक मीर फखरुद्दीन को पकड़कर लाए। वो कांप रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो इंसान है जिसने खजूर का नकली पेड़ बनवाया और रात में उसे रस्सियों से खींचकर आसमान में झूलता दिखाया, ताकि आपको लगे कि पेड़ उड़ गया है। अकबर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, वो पेड़ कुएं में मिला और उसके अंदर एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, मीर फखरुद्दीन एंड कंपनी। लालच जब छिपता है तो नाम छोड़ जाता है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। मीर फखरुद्दीन घुटनों के बल गिर गया। जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि अक्ल का पेड़ हमेशा जमीन पर उगता है, आसमान में नहीं उड़ता। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, उड़ता वही है जो झूठा होता है। सच्चाई का बोझ किसी चीज को उड़ने नहीं देता। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को बुद्धि का वृक्ष की उपाधि दी। और लोग कहते हैं, फतेहपुर सीकरी में जब हवा चलती है तो खजूर के पेड़ हिलते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें याद है वो दिन जब बीरबल ने एक उड़ते हुए पेड़ की पोल खोल दी थी। कहानी 4 चतुर नीम का पेड़।
फतेहपुर सीकरी के उस बड़े हीरे सी धूप वाले दिन का जिक्र है जब दरबार में अकबर बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। लोग सोच रहे थे कि कहीं कोई बड़ी समस्या आई होगी, पर अकबर साहब के चेहरे पर जो गंभीरता थी वो किसी आम समस्या की नहीं थी। उन्होंने दरबार में चुप्पी का इशारा किया और कहा, आज मैं तुम लोगों से एक अजीब सी कहानी सुनकर नहीं बल्कि एक अजीब काम करवाना चाहता हूं। सब दरबारी हैरान हुए। फिर अकबर ने बताया कि कल रात आगरा से एक सूचक मिला कि उनकी प्रजा के एक छोटे गांव में नीम का एक पेड़ है, पर यह कोई साधारण पेड़ नहीं। कहा जाता है कि उस पेड़ के नीचे जो भी अपना सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा राज कहेगा, वो राज पेड़ अपने पत्तों में जमा कर लेता है और जो दुख वहां छूटेगा वो दूर चला जाता है। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूं ये सब बेतुका है, परंतु अगर सच भी हो तो ये कितना बड़ा वरदान होगा। लोग अपने दुखों से कब के छुटकारा पा लेते। दरबार में कुछ लोग झकझोर कर बोले, महाराज ये सब अंधविश्वास है। कुछ बोले, यदि सच है तो ये चमत्कार है। पर अकबर ने कहा कि वे परीक्षा करना चाहते हैं, पर किसकी बुद्धि पर भरोसा करें। सबने नाम लिया, जय सिंह, राजा भूप सिंह, और फिर आखिर में बीरबल का नाम लिया गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज जहां आप विश्वास करते हैं मैं वहां जाकर देख लूंगा, पर एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल ने कहा, अगर मैं सत्य जानकर आता हूं तो दरबार में जो भी सबसे बड़ा राज छुपा बैठे हैं उन्हें खुलकर कहना पड़ेगा, और यदि ये पेड़ झूठ हो तब भी हम सबका मनोरंजन तो हो जाएगा। सब लोग हंस पड़े और अकबर ने हाँ कर दी। अगले ही सवेरे बीरबल अपने विश्वास पात्र सेवक गुलाम के साथ उस गांव के लिए निकले। गांव के लोग बहुत साधारण और मिलनसार दिखे। बीरबल ने पहले तो गांव की हवा, मिट्टी और लोगों के रंगरूप देखा, फिर सीधे उस नीम के पेड़ की ओर मुड़े। पेड़ बड़ा, बुजुर्ग और अपने आप में शांत था। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बूढ़ी औरत चटाई पर बैठकर कुछ सिल रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, क्या यही वो नीम का पेड़ है जो राज और दुख ले लेता है? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। बूढ़ी औरत बोली, बाबा ये वही है, पर यह बड़ा चालाक पेड़ है। ये सिर्फ सच सुनता है और सच को ही लेने पर राजी होता है। बीरबल ने पूछा, तो अगर कोई झूठ कहेगा तो क्या होगा? बूढ़ी औरत बोली, झूठ कहते ही पत्ते कांप जाते हैं और टिक टिक की आवाज आती है और उधर से हवा उठकर झाड़ लेती है, पर सच कहने पर पत्ते बड़े मीठे ढंग से सरकते हैं और कुछ नहीं कहते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, चलिए तो फिर आज मैं एक खेल खेलता हूं। वहां के मुखिया ने कहा कि गांव का हर व्यक्ति दिन में एक बार पेड़ के पास जाकर अपना दुख बता सकता है, और यदि सच में कोई फायदा दिखे तो राजा को बताना। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि वे रात में इकट्ठा हों और रात को चंद आदमी टौटोर करके आए। बीरबल ने पहले सारे राज सुनने शुरू कर दिए। एक ने कहा कि उसका बेटा शहर में चोरी का इल्जाम लेकर फंस गया है। दूसरे ने कहा कि उसकी जमीन पर पानी नहीं बचा। एक महिला ने कहा कि उसके घर में धनी आदमी जबरदस्ती आकर उससे दुर्व्यवहार करता है। हर बात सुनकर बीरबल शांत रहता और पेड़ के नीचे सिर झुकता हुआ वही सच कहता, ये सच है। और पत्ते हल्के से हिले और फिर सभी कहते कि रात के बाद हल्की सी राहत मिली। पर कुछ तो ऐसे भी थे जिनका राज जैसा सच था ही नहीं। किसी ने कहा, मेरा पति अमीर है पर वो रात को गायब होता है, और पेड़ ने टर्टर पत्ते हिलाए, मतलब झूठ। गांव वाले हंसे और बोले, पेड़ तो मजेदार निकला। बीरबल ने ध्यान रखा कि पेड़ सच झूठ को अलग कर देता है, पर असली चमत्कार तब हुआ जब गांव के उन दो भाइयों ने पेड़ के नीचे एक दूसरे पर तकरार करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच जमीन का विवाद था। बड़ा भाई बोला कि जमीन उसकी मानी जाए। छोटा भाई बोला कि वो पिता की बात नहीं सुनता। दोनों ही बार बार पेड़ के सामने अपने अपने दावे करते, पर पेड़ दोनों बार पत्ते कांप पाता और हवा तेजी से चलती। बीरबल ने सोचा, पेड़ सच झूठ कैसे अलग कर रहा है। उसने पेड़ के पास जाकर ध्यान से पहचान की। पेड़ की तने में कुछ दरारें थी और तने के नीचे एक छोटा गड्ढा था जिसमें सूक्ष्म सी आवाज निकलती थी, मानो किसी घड़ी की टिक टिक हो। बीरबल ने आंखें चौड़ी कर ली। यह सचमुच कोई साधारण पेड़ नहीं था। रात को जब गांव सो गया, बीरबल ने गुप्त रूप से अपने साथ लाई छोटी सी बांसुरी निकाली और गांव के एक पुरातन कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई।
वो बांसुरी नहीं बजा रहा था, बल्कि उसने गाने की नकल के साथ पेड़ के पास एक छोटा सा ढोलक टिकाया और फिर उसने एक ऐसी धुन शुरू की जो लोगों की भावनाओं को सुलझा दे। इस धुन में बीरबल ने गांव वालों के घर घर की कहानियां गूंजी। हर कहानी में एक एक राज छुपा हुआ था। अब गांव में एक नया कलह उठा। अचानक खबर मिली कि रात को पेड़ के पास से कुछ लोग बातें करते दिखे और उनकी आवाजें इतनी साफ सुनाई दी कि लोग डर गए। अगले दिन गांव के छोटे छोटे बच्चे पूछने लगे कि क्या पेड़ सच बोलता है या जादू। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, नीम का पेड़ तो बस एक आईना है, वो वही दिखाता है जो तुम उसके सामने रखते हो। गांव वाले बोले, पर कुछ राज पेड़ के पत्तों में गायब हो गए, हमारी परेशानियां कम हो गई। बीरबल ने कहा, अरे असल राज तो यह है कि जब तुम अपने दुख किसी के साथ बांटते हो वो आधा हो जाता है। पेड़ बस एक बहाना है। अकबर के भेजे गए जासूसों ने जो आवाज की टिक टिक सुनी थी वो दरअसल पेड़ की जड़ों में रखे पुराने पथराइनों की गूंज थी। कई बरस पहले यहाँ एक साधु आया करता था जो राज संभालता था। उसने झाड़ियों में छिपाकर कुछ मूर्ति और एक पुराना बाजा रखा था। बाजे की ध्वनि और पेड़ की हवा मिलकर अजीब आवाज पैदा कर देती थी, इसलिए पत्ते हिलते और गांव वाले सोचते कि पेड़ राज ले रहा है। बीरबल ने यह सब अकबर को बयान किया, पर असली चमत्कार वहां हुआ जब बीरबल ने गांव वाले लोगों को यह समझाया कि सच बोलने से जो भी राज है वो हल्का हो जाता है, झूठ बोलने से और ज्यादा उलझन होती है, और जहां कोई राज छुपा हो वहां दोस्ती, समझदारी और साझेदारी से उसे हल्का किया जा सकता है। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग ने बीरबल से पूछा, बाबा, पर क्या आप सच में जानते थे कि पेड़ असली नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने पहले सोचा कि ये पेड़ जादू कर रहा है, पर काम का जादू इंसान की समझ है। मैं सिर्फ जांच कर रहा था, पर जो असली काम हुआ वो तुम्हारे बीच की बातों से हुआ। गांव वाले भावुक हो गए और सबने मिलकर तय किया कि वे हर साल एक दिन सच बोलो का त्योहार मनाएंगे, जिसमें हर कोई अपने मन की एक सच्ची बात खुले मन से किसी दोस्त से कहेगा। तभी से गांव में झगड़े घटने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, और जो लोग पहले अपना दर्द छुपाते थे वे अब सामने आने लगे। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचा, अकबर बड़े उत्साहित हुए। बीरबल ने कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, असली चमत्कार कोई पेड़ या जादू नहीं था। असली चमत्कार यह था कि लोगों ने एक दूसरे से खुलकर बात करनी शुरू कर दी। अकबर ने उत्साह में कहा, बीरबल, तुमने फिर से बुद्धि की ठोस मिसाल रख दी। तुमने एक पेड़ के पीछे छुपे सच को उजागर नहीं किया, तुमने लोगों के दिलों में जो बातें बंद थी उन्हें खोल दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बुद्धि का काम यही है कि वो लोगों के भीतर की दुविधा को हल करे, और जहां जरूरत हो वहां थोड़ा सा नाटक करके भी सच्चाई निखार दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, चलो, पर अगली बार जब तुम कोई कहानी लिखना चाहो तो पहले मुझे चेतावनी दे देना, वरना मैं भी दरबार में हाथ जोड़कर कह दूंगा कि बीरबल, फिर वही पुरानी कहानी मत दोहराना। सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल का नाम लेकर एक एक प्रश्न करने लगे, पर बीरबल ने बड़े चतुराई से कहा, जो मैं जानता हूं उसे मैं आगे कभी नहीं दोहराऊंगा, हम सब नई नई कहानियां बनाते रहेंगे। और अकबर ने भी ठेठ मुस्कान के साथ कहा, और अगर कोई कहानी पुरानी निकली तो मालिक से बदला लिया जाएगा। उसे रोज खाने के बाद एक मीठा पैव बनाने का दंड। सब ठाके मारकर हंस पड़े। उस दिन के बाद से फतेहपुर सीकरी के लोग बीरबल की उस अनसुनी चालाकी को और भी ज्यादा प्यार करने लगे। और जहां तक नीम का सवाल था, गांव ने पेड़ को वैसे ही बचा कर रखा, पर उससे ज्यादा कीमती चीज उन लोगों की बातें और उनका विश्वास बनकर गांव में फूला फला रहा। और कहानी का सबक, जब भी दिल भारी हो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो। पेड़ नहीं बल्कि दिल हल्का होगा, और बुद्धि थोड़ी नाटकबाजी के साथ बड़ी से बड़ी उलझन भी सुलझा दे सकती है। कहानी 5 बीरबल और गायब होती मुस्कान। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी में एक अजीब सा हलचल छा गया। जहां पहले हर किसी के चेहरे पर चहल पहल और हंसी होती थी, वहां कुछ दिनों से लोग बेरंग और गंभीर हो चले थे। बाजार में दुकानदारों के चेहरे से हंसी गायब थी। बच्चे खेलते तो थे पर उनकी आंखों में चमक नहीं थी। और सबसे बड़ा अचरज ये था कि महल के आसपास के फूलों के भी पत्ते जैसे उदास लगे हुए थे। अकबर को यह सब बुरा लगा। उन्होंने दरबार बुलाया और पूछा, बीरबल,
क्या हुआ है शहर को? लोगों की मुस्कान कहाँ चली गई? सब चुप रहे। कुछ दरबारी बोले, महाराज, लगता है मौसम का असर है। कोई बोला, शायद लोग परेशान हैं। पर बीरबल की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो कुछ सोचकर बोले, महाराज, मैं सच पता करके आऊंगा, पर मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? अकबर ने पूछा। महाराज, मुझे हर उस व्यक्ति की सबसे प्यारी चीज दीजिए जिसे देखकर वो हंसता है, और केवल वह चीज मैं अकेले ही जांच कर लूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ, पर जल्दी आना। बीरबल ने छोटी छोटी झोलियां भरी। बच्चे की लकड़ी की खिलौना तलवार, एक बूढ़े का पुराना चश्मा, एक महिला का छोटा सा तंजीम, घरेलू गुड़िया और एक कवि की टूटी हुई कलम, सब वही चीजें जो लोगों के लिए अनमोल थी। बीरबल उन सभी चीजों को लेकर शहर के बीच एक छाव वाली जगह पर पहुंचा और उन्होंने एक बक्सा खोला। उस बक्से में एक छोटा शीशा, आईना और कुछ रंगीन रिबन रखे थे। लोग हैरान हो गए। बीरबल ने शीशा उठाया और कहा, यह साधारण शीशा नहीं, ये सच का शीशा है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई हंसा तो कोई माथा पकड़ने लगा। बीरबल ने पहले पुराने चश्मे को शीशे के सामने रखा। चश्मा जैसे ही शीशे के पास गया, शीशे पर एक छोटी मुस्कान उभर आई, झटपट और नर्म। चश्मे वाला बूढ़ा आया और उसकी आंखों में अचानक वही पुरानी झलक लौट आई। उसने चश्मा हाथ में लिया और कहने लगा, अरे, जब मैंने ये चश्मा खरीदा था तो मेरी शादी की याद आ जाती थी, इसलिए मैं हंसता था। लोग आश्चर्यचकित हुए। फिर बीरबल ने कवि की टूटी कलम को शीशे के सामने रखा। शीशे पर कविता के शब्द छपे जैसे हंसी की महक, और कवि की आंखों में आंसू आ गए। पर वो आंसू खुशियों के थे, क्योंकि वो अपनी पहली कविता याद कर रहा था। धीरे धीरे हर चीज को शीशे के सामने रखा गया, और हर बार शीशे पर किसी न किसी तरह की मुस्कान, रंग या चित्र उभरते गए। पर तभी एक बड़ा अजीब बात हुई। जब बीरबल ने महल के रसोइया की पुरानी कटोरी को शीशे के सामने रखा, शीशे पर कोई मुस्कान नहीं आई, बल्कि शीशा धुंधला हो गया, और फिर अचानक उसका दर्पण जैसा हिस्सा बुझ सा गया। रसोइया की आंखों में ठंडी सी उदासी थी, पर वहां कोई मुस्कान वापस नहीं आई। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज ये क्यों नहीं मुस्कुरा रही? रसोइया ने चुप्पी में कहा, महाराज, मेरी छोटी बेटी बहुत दूर गांव में रहती है और वो बहुत दुखी है। मैं उसकी हंसी वापस लाना चाहती हूं, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं। बीरबल ने शांति से सिर हिलाया और शीशा उठाकर कहा, ठीक है, अब हम शहर के सभी बच्चों को इकट्ठा करेंगे। वहां एक एक कर बच्चे आए और बीरबल ने उनसे कहा कि वे सब अपनी सबसे प्यारी याद बताएं। पर बच्चों की कहानियां सुनते ही शीशा चमक उठा। बच्चों के चेहरे पर फिर हंसी लौट आई। सब कुछ ठीक लगने लगा, पर रसोइया की कटोरी पर अब भी कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने ध्यान से देखा। शीशे का दर्पण उस जगह पर काला हो जाता जहां दुख बहुत बड़ा होता था। बीरबल ने समझा कि मुस्कान केवल यादों से जुड़ी नहीं, वो किसी के पास पहुंचने, किसी का साथ देने से भी जुड़ी है। रसोइया की बेटी अकेली थी, शायद उसे किसी दोस्त या बहन की जरूरत थी। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि उस बेटी को हंसाने वाला कोई तो पहुंचे, पर गांव दूर था और अभी देर हो जाती। फिर बीरबल ने एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने महल के सारे कलाकार, नर्तक और संगीतकारों को बुलाया और कहा, हम एक बड़ा उत्सव मनाएंगे, पर इस बार हर कलाकार खुद को गांव की बेटी के रूप में समझे और जो भी कर सके वही कर दे। गाने, नाचने, खिलौने भेजो और उसके लिए एक पत्र लिखो जिसमें तुम उसके हित की बातें लिखो। जब वो ये सब पढ़े सुनेंगी तो उसे लगेगा कि पूरा शहर उसके पास है। काफी मेहनत के बाद पत्र और उपहार तैयार हुए। बीरबल ने सिकृति के कुछ भरोसेमंद लोग भेजे जो चलकर गांव गए और बेटी तक सब कुछ पहुंचा दिया। पर किसी चीज ने सबसे बड़ा असर तब डाला जब बीरबल ने खुद एक छोटी कहानी लिखी और उसे एक कलाकार के रूप में गाकर गांव में पहुंचा दिया। कहानी में उसने वही बातें डाल दी कि कैसे शहर के लोग उसकी हंसी की परवाह करते हैं, कैसे उसकी माँ रोज उसका नाम लेकर फूल सजाती है और कैसे हर कोई उसे मिस करता है। जब बेटी ने वो पत्र, उपहार और कहानी सुनी तो उसकी आंखों में धीरे धीरे रात की सी उदासी टूटने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। उसने हंसने की कोशिश की और हाँ,
वही छोटी सी पहली मुस्कान जो बीते कई दिनों से खोई हुई थी, लौटी। जब बीरबल ने वापस शीशा देखा तो वो चमक उठा और रसोइया की कटोरी पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। शहर में फिर एक हल्की सी हलचल हुई, रंग लौटने लगे, फूल खिल उठे और लोगों के चेहरों पर फिर हंसी नजर आने लगी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे पहचाना कि मुस्कान गायब क्यों हुई थी? बीरबल ने मासूमियत से कहा, महाराज, मुस्कान कभी कभी देता नहीं, बांटने से लौटती है। हमने सभी को उनकी यादें दिखाई पर किसी का दुख दूर करने के लिए हमें कदम उठाने पड़े और वही सच में काम आया। फिर बीरबल ने सबको एक सीख दी, यदि तुम्हारे घर में किसी की मुस्कान खो जाए तो उसे ढूंढो नहीं, उसे बांटो, अपने जज्बात बांटकर, मदद देकर और एक दूसरे के साथ समय बांटकर हम हंसी वापस ला सकते हैं। और इस तरह फतेहपुर में फिर हंसी का मौसम आ गया। पर सबसे मजेदार बात यह थी कि उस सच का शीशा को बीरबल ने फिर कभी जनता के सामने नहीं रखा। उसने उसे एक छोटे से तख्ते में बंद कर महल के तहखाने में रख दिया। बीरबल हंसा और बोला, कभी कभी हमें जादू की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा दयालुता, कुछ उपहार और एक प्यारा सा पत्र ही काफी होता है। और लोगों ने कहा, बीरबल बड़ा आया आदमी है, उसका तरीका भी बड़ा अजीज है। कहानी का संदेश, मुस्कान खरीदने से नहीं, बांटने से मिलती है और सही समय पर एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। कहानी 6 बीरबल और रहस्यमयी तोलने वाली छाया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी में बड़ी अजीब सी खबर फैल गई। बाजार में एक व्यापारी था, नाम था भंडारमल। उसका दावा था कि उसने ऐसी छाया खोजी है जो इंसान के कर्म का वजन तोल सकती है। यानी कि अगर कोई बहुत नेक है तो उसकी छाया हल्की हो जाती है और अगर कोई लालची या झूठा है तो उसकी छाया भारी दिखाई देती है। ये खबर धीरे धीरे दरबार तक पहुंची। अकबर को बड़ा मजा आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बीरबल, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है, चलो जरा इसकी हकीकत पता करो। अगर ये सच निकला तो इसे महल में रखेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सच तो हमेशा एक ही होता है, पर उसे परखने के कई तरीके होते हैं। चलिए कल सुबह हम भी इस छाया का वजन देखेंगे। अगले दिन दरबार में वो व्यापारी आया। उसने अपने साथ एक बड़ी सुनहरी तराजू जैसी वस्तु रखी थी और कहा, जहां सूरज की किरण पड़ेगी वहीं मैं छाया का वजन मापूंगा। उसने कहा कि यह कोई जादू नहीं बल्कि ईश्वर की देन है। दरबार के लोग हंस रहे थे, पर अकबर ने कहा, ठीक है, पहले मेरी छाया तौलो। व्यापारी ने तराजू को रखा, सूरज की दिशा में समायोजित किया और जैसे ही अकबर खड़े हुए उसने तराजू की सुई दिखाई। सुई हिली, फिर स्थिर हो गई। व्यापारी बोला, आपकी छाया बहुत हल्की है महाराज, इसका मतलब आप न्यायप्रिय हैं। दरबारी बोले, वाह, और ताली बजा दी। अब बारी आई मंत्री ख्वाजा जी की। उनकी छाया तोलते ही तराजू की सुई बाई ओर झुक गई। व्यापारी बोला, आप कभी कभी अपने स्वार्थ में झुक जाते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बारी आई बीरबल की। जैसे ही बीरबल खड़े हुए, तराजू की सुई पहले बाई ओर झुकी, फिर अचानक दाई ओर हिल गई और फिर बीच में अटक गई। सब हैरान रह गए। व्यापारी बोला, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ, आपकी छाया न हल्की है न भारी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बीरबल का मन भी बीच बीच में चाले चलता है। दरबार हंसने लगा, पर बीरबल चुपचाप सोच में थे। उन्होंने देखा कि जब व्यापारी तराजू रखता था तो वो हमेशा धूप की दिशा थोड़ी बदल देता था। कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, क्या मैं शाम को भी एक बार ये प्रयोग देख सकता हूं? अकबर बोले, क्यों नहीं, शाम को सूरज ढलने को था। दरबार में वही व्यापारी और वही तराजू रखी थी। बीरबल ने कहा, अब मैं इस बार एक शर्त रखता हूं, तराजू आप नहीं रखेंगे, मैं रखूंगा। व्यापारी सक्का गया पर मना नहीं कर सका। बीरबल ने तराजू को उल्टी दिशा में रख दिया। अब सूरज की किरणें उसके ठीक विपरीत जा रही थी। जैसे ही किसी की छाया उस पर पड़ी, सुई हिलती ही नहीं थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब देखिए, ये कोई ईश्वर की देन नहीं, ये व्यापारी की चाल है। जब सूरज इस दिशा में होता है तो तराजू के नीचे एक छोटा सा चुंबक लगा है जो धातु के पेंदे को झुका देता है।
इसने लोगों की भक्ति और विश्वास से मजाक किया है। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने लोगों के भावनाओं का व्यापार किया। बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, महाराज गुस्सा मत कीजिए, इसके कर्म का असली वजन तो हमने अब तौल लिया है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर सच्चाई का पर्दा खोल दिया। बताओ, तुम्हारी छाया का वजन आखिर क्यों नहीं हिला था? बीरबल हंसकर बोले, महाराज, क्योंकि मैं खुद भी सोच रहा था कि सच्चाई हल्की होती है या भारी। शायद तभी मेरी छाया बीच में अटक गई। अकबर जोर से हंसे और बोले, तो दरबार में आज से अगर किसी का मन भारी हो तो उसे बीरबल की छाया के नीचे जाकर खड़ा होना चाहिए। उस दिन से छाया का वजन फतेहपुर सीकरी में मजाक का विषय बन गया। जब कोई झूठ बोलता तो लोग कहते, सावधान रहो, बीरबल की छाया तुम्हें तौल लेगी। और बीरबल कहते, जिसे अपने मन की सच्चाई पता है उसे किसी तराजू की जरूरत नहीं होती। कहानी का संदेश, सच्चाई का वजन कोई तराजू नहीं तौल सकती, उसे सिर्फ इंसान का विवेक पहचान सकता है। कहानी 7 अकबर और बीरबल की बोलने वाली मूर्ति। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के महल में अकबर बादशाह बड़े उत्साह में थे। दरबार सजा हुआ था, चारों ओर इत्र की खुशबू फैली थी और दरबारियों की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही थी। अकबर ने घोषणा की, आज मैं अपने दरबार में एक नई चीज लेकर आया हूं, ऐसी चीज जो किसी ने कभी नहीं देखी। सब लोग उत्सुक होकर इधर उधर देखने लगे। तभी सैनिकों ने एक बड़ी सी सुनहरी मूर्ति लाकर दरबार के बीच में रख दी। मूर्ति इंसान के आकार की थी, चेहरे पर मुस्कान थी और उसके कानों में छोटे छोटे छेद थे। अकबर बोले, ये मूर्ति मुझे दूर देश से तोहफे में मिली है। कहते हैं कि ये बोल सकती है, लेकिन सिर्फ सच्चाई सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सब लोग हैरान थे, एक मूर्ति जो सच्चाई पर बोलती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, चलो दरबारियों, आज हम सब इस मूर्ति से सवाल पूछेंगे। जो इसे बोलवा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सबकी आंखों में चमक आ गई। सबसे पहले मंत्री आगे बढ़े। उन्होंने मूर्ति से कहा, हे महान मूर्ति, क्या मैं इस दरबार का सबसे ईमानदार आदमी हूं? मूर्ति खामोश रही। मंत्री पसीने पसीने हो गए। दरबार में हंसी फैल गई। अब सेनापति आगे आया। उसने कहा, क्या मैं इस राज्य का सबसे बहादुर योद्धा हूं? मूर्ति फिर चुप रही। अकबर बोले, लगता है हमारे वीर सेनापति को भी मूर्ति ने पहचान लिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब एक दरबारी कवि ने कोशिश की। उसने अपने ही गीतों की तारीफ करते हुए पूछा, क्या मेरी कविताएं सबसे सुंदर हैं? मूर्ति पहले थोड़ी हिली, फिर भी चुप रही। सबने हंसना शुरू कर दिया। अकबर अब बीरबल की ओर मुड़े। क्यों बीरबल, तू तो बड़ा समझदार है, क्या तू इसे बोलवा सकता है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन मूर्ति को बोलवाना आसान नहीं। पहले मुझे इससे अकेले में कुछ बातें करनी होंगी। अकबर बोले, ठीक है, सब लोग दरबार से बाहर जाओ। बीरबल और मूर्ति अकेले रहेंगे। जब सब बाहर चले गए, बीरबल धीरे से मूर्ति के पास गए। उसके कान के पास झुककर बोले, मुझे पता है तुम पत्थर की नहीं हो, तुम्हें कोई अंदर से चला रहा है। मूर्ति हिली नहीं, लेकिन बीरबल को ध्यान से देखने पर लगा उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद था। उन्होंने धीरे से दीवार के पीछे झांका। अंदर एक आदमी बैठा था जो एक पाइप जैसी चीज से मूर्ति के कान से बोल सकता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो ये चाल है। फिर वे वापस दरबार में गए और बोले, हुजूर, ये मूर्ति सच में बोलती है, लेकिन सिर्फ तब जब सच्चे दिल से सवाल पूछा जाए। अकबर बोले, तो चल, अब सबके सामने इसे बोलवा कर दिखा। बीरबल ने मूर्ति की ओर देखा और कहा, हे महान मूर्ति, क्या यह सच है कि हमारे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति छिपा है जो झूठ को सच बनाकर पेश करता है? अचानक मूर्ति से आवाज आई। हाँ। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सब हैरान होकर बोले, अरे ये तो सच में बोल रही है। अकबर भी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तूने क्या कर दिखाया? तूने तो इसे सच में बोलवा दिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये मूर्ति बोलती है, लेकिन कभी कभी इंसान भी मूर्ति बनकर बोलता है। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस मूर्ति के पीछे एक आदमी छिपा है जो बोल रहा था।
मैंने उसके कान में ऐसा सवाल किया कि वो डर के मारे खुद बोल पड़ा। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने दीवार के पीछे जाकर देखा। सच में वहां एक आदमी छिपा था। वो कांप रहा था। उसने कहा, हुजूर, माफ कीजिए, मैं विदेशी व्यापारी हूं। मुझे लालच देकर किसी ने कहा था कि मैं मूर्ति को बोलने वाली साबित कर दूं, ताकि वह इसे आपको ऊंची कीमत पर बेच सके। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तू हमें ठगना चाहता था? वो आदमी रोने लगा। हुजूर, मेरी मंशा गलत नहीं थी, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। अकबर का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इसे माफ कर दीजिए। इसने गलती की, पर इससे हमें एक सीख मिली। जो झूठ को सच बनाना चाहता है, उसे खुद मूर्ति बन जाना पड़ता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तू फिर सही निकला। तूने न सिर्फ सच्चाई पकड़ी, बल्कि इस दरबार को भी हंसा दिया। उन्होंने बीरबल को सोने की थैली भेंट की और कहा, आज से तू हमारे दरबार की बोलती मूर्ति है, जो हमेशा सच बोलती है। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, अगर मैं बोलती मूर्ति हूं, तो आप उस मूर्ति के बादशाह हैं, जो हंसी में सच्चाई ढूंढ लेते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सैनिकों से लेकर कवियों तक सबने हंसते हुए बीरबल की तारीफ की। वो व्यापारी भी बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप सच में इंसान नहीं, ज्ञान का सागर है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, मैं तो वही हूं जो आपको आईना दिखा देता है। फर्क बस इतना है कि आईना चेहरा दिखाता है और मैं मन। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में एक नई कहावत मशहूर हो गई, जो मूर्ति को बोलवा दे वो बीरबल कहलाए। कहानी 8 अकबर और बीरबल का अनोखा मुकदमा। फतेहपुर सीकरी की बात है। एक दिन अकबर बादशाह सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में चंपा के फूलों की खुशबू थी, मोर नाच रहे थे और सूरज की किरणें महल की दीवारों पर ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की चादर बिछी हो। अकबर के हाथ में शाही छड़ी थी और साथ में बीरबल चल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, ये बताओ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, इंसाफ करना। अकबर हंस पड़े, पर वही तो मैं हर दिन करता हूं। तो क्या मैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम रोज करता हूं? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आप तो करते हैं, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आता कि असली इंसाफ क्या होता है। अकबर बोले, ठीक है, अगर तू कह रहा है तो आज मैं तुझे एक अनोखा मुकदमा दूंगा। देखते हैं तू कैसे न्याय करता है। बीरबल बोले, हुजूर, जो भी हुक्म हो। अगले ही दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। 2 आदमी झगड़ते हुए अंदर आए। पहला आदमी बोला, हुजूर, ये मेरा तोता चुरा ले गया है। दूसरा बोला, नहीं बादशाह सलामत, ये झूठ बोलता है, वो तोता मेरा है। अकबर बोले, तोता, उस पर भी झगड़ा? पहला बोला, हुजूर, वो तोता सिर्फ मुझे पहचानता है। जब मैं मीठा बोलो कहता हूं तो वो कहता है, बीरबल जैसा बुद्धिमान कौन? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दूसरा बोला, हुजूर, वो तोता मेरा है, वो मुझे देखकर कहता है, मालिक, दाना दो। अकबर बोले, वाह, तोते से भी राजनीति करवाओगे क्या? फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तू ही फैसला कर, असली मालिक कौन है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, हुजूर, इस मामले का फैसला जल्दी नहीं किया जा सकता, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर बोले, ठीक है, पर कल तक तोते का असली मालिक पता चलना चाहिए। अगले दिन बीरबल दोनों आदमियों को और उनके साथ वो तोता भी लेकर दरबार में आए। तोता बड़ा सुंदर था, हरे पंख, लाल चोंच और आंखों में चमक। अकबर बोले, चल बीरबल, अब बता, कौन मालिक है? बीरबल बोले, हुजूर, अभी बताता हूं, पहले तोते से बात करनी पड़ेगी। अकबर हंसे, तो अब तू तोते से भी पूछताछ करेगा? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर इंसान झूठ बोल सकते हैं तो तोता सच क्यों नहीं बता सकता? बीरबल तोते के पास गए और बोले, तोते मियां, बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? तोते ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और बोला, मीठा बोलो, मीठा बोलो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, हुजूर, ये तो पहला वाला कह रहा था, लगता है वही मालिक है। पहला आदमी मुस्कुराया, देखा हुजूर, यही मेरा तोता है। पर तभी बीरबल ने धीरे से कहा, रुको,
अभी खेल बाकी है। उन्होंने तोते को कुछ दाना दिया और कहा, अब बोलो। तोते ने बोला, दाना दो मालिक, दाना दो। अब दूसरा आदमी उछल पड़ा, देखा बादशाह, ये मेरा है। अकबर बोले, बीरबल, अब तो दोनों की बात सही लग रही है, तू क्या करेगा? बीरबल बोले, हुजूर, मैं इंसाफ उसी से कराऊंगा जिससे ये तोता सबसे ज्यादा डरता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, मतलब? बीरबल बोले, बिल्ली। तुरंत सैनिकों ने दरबार में एक बिल्ली लाकर रखी। तोता घबरा गया और उड़ने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने कहा, अब दोनों आदमी अपने अपने नाम बोले। जो असली मालिक होगा, तोता उसी की आवाज पर उसके पास जाएगा। पहले आदमी ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। तोता वही कांपता रहा। दूसरा आदमी बोला, मेरा नाम रामलाल है। तोता अचानक उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल बोले, हुजूर, अब तो साफ है, असली मालिक रामलाल ही है। डर के वक्त जीव हमेशा अपने असली ठिकाने पर लौटता है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तूने तोते के डर से भी न्याय कर दिया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने कहा, बीरबल, तेरे पास दिमाग है, पर मैं तेरी परीक्षा और लूंगा। अगर तू सच में समझदार है तो अब तू इस तोते को ऐसी शिक्षा दे कि ये कभी झूठ न बोले। बीरबल बोले, हुजूर, बस 3 दिन दीजिए। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बीरबल फिर दरबार में तोते को लेकर आए। अकबर बोले, अब क्या हुआ? तोता कुछ सीखा? बीरबल बोले, हुजूर, अभी देखिए। उन्होंने तोते की ओर देखा और पूछा, तोते मियां, बादशाह अकबर कौन है? तोते ने गर्दन उठाई और बोला, जहां पनाह, दुनिया के सबसे न्यायप्रिय बादशाह। दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर मुस्कुराए, बहुत बढ़िया। और बीरबल कौन है? तोते ने कहा, जहां पनाह के दरबार का सबसे बुद्धिमान और सच्चा आदमी। अकबर बोले, और अगर बीरबल गलती करे? तोते ने तुरंत कहा, तो अकबर उसे माफ कर देंगे। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तूने इसे इतना समझदार कैसे बना दिया? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने इसे सिर्फ 3 बातें सिखाई। पहली, डर के वक्त चुप रहना। दूसरी, सच के वक्त बोलना। तीसरी, मालिक के आगे नम्र रहना। बस यही 3 बातें अगर इंसान भी सीख ले तो जीवन सफल हो जाए। अकबर बोले, बीरबल, तू तोते को नहीं, पूरे दरबार को शिक्षा दे गया। उस दिन से वो तोता दरबार का हिस्सा बन गया। हर सुबह जब अकबर आते तो तोता जोर से बोलता, जहां पनाह की जय हो, और बीरबल को सलाम। पूरा दरबार हंसता और दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से होती। कहते हैं, बाद में वो तोता अकबर के साथ हर सफर में जाता था, और जब भी कोई झूठ बोलता तो वो अचानक चीख उठता, मीठा बोलो, सच बोलो। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में ये कहावत फैल गई, बीरबल का तोता झूठ से नहीं डरता, पर सच्चाई पर उड़ता है। कहानी 9 बीरबल और अद्भुत समय का खेल। एक बार की बात है, आगरा का महल सुबह की हल्की धूप से जगमगा रहा था। बाग में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मोर नाच रहे थे और झरनों की कलकल सुनाई दे रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे अपने दरबारियों के साथ बातें कर रहे थे कि तभी एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, नगर में एक अजीब व्यक्ति आया है। वो दावा करता है कि उसके पास एक ऐसा घड़ी है जो समय को धीमा या तेज कर सकती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई इसे पहने तो वो अपने समय को बढ़ा या घटा सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बीरबल, चलो देखते हैं ये समय की घड़ी सच में जादू की तरह काम करती है या केवल दिखावा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसे समझने का प्रयास करूंगा। जो चीज हमें जादू जैसी लगे उसका रहस्य हमेशा बुद्धि में छिपा होता है। अगले दिन घड़ी महल में लाई गई। ये गोल और सुनहरी घड़ी थी जिसमें कुछ अजीब नक्काशी और लाल और नीले पत्थर जड़े थे। पूरे नगर और दरबार के लोग उत्सुकता से इसे देखने आए। व्यक्ति ने घड़ी हाथ में लेते हुए कहा, जो कोई इसे पहनेगा वो समय को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है, लेकिन केवल वही सफल होगा जो बुद्धि और धैर्य दोनों रखता हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इसे सबसे पहले देखो। बीरबल ने घड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये घड़ी किसी जादू से नहीं बल्कि विज्ञान और यांत्रिकी की अद्भुत समझ से बनी है।
इसे सही ढंग से संचालित करना होता है। बीरबल ने छोटे बड़े पुर्जों और कांटों की जांच की। फिर उन्होंने घड़ी की गति को बदलते हुए देखा कि समय का प्रभाव केवल हमारे अनुभव और क्रियाओं पर पड़ता है, वास्तविक समय पर नहीं। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो इसका जादू क्या है? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, ये केवल भ्रम है कि समय तेज या धीमा होता है। असली जादू यह है कि हम अपनी बुद्धि और धैर्य के साथ कार्य करते हैं। जब हम ध्यान से काम करते हैं तो समय का मूल्य सही ढंग से समझ में आता है। तभी नगर का एक युवा दरबारी आया और बोला, बीरबल, क्या मैं इसे उपयोग कर सकता हूं? बीरबल ने कहा, हाँ, लेकिन ध्यान से। घड़ी केवल मार्गदर्शन करती है, असली नियंत्रण तुम्हारे मन और अनुभव में है। युवक ने घड़ी पहनी और जैसे ही उसने घड़ी के संकेतों का पालन किया, उसने देखा कि वो अपने काम को जल्दी और व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकता है। नगर और दरबार के लोग चकित रह गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुमने जादू जैसा दिखने वाला रहस्य केवल समझदारी और धैर्य से हल कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली समय हमारी बुद्धि, अनुभव और धैर्य में है। कोई जादू नहीं, केवल समझदारी और सही मार्गदर्शन है। उस दिन से घड़ी महल में एक शैक्षिक और मनोरंजक उपकरण बन गई। नगर और दरबार के लोग इसे देखकर सीखते और हंसते थे। बीरबल की बुद्धि की कहानियां फिर से पूरे नगर में मशहूर हो गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो हमारे दरबार में इतने मजेदार और रहस्यमयी खेल कभी हल नहीं हो पाते। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, असली जादू यही है कि हम हर रहस्य में छिपी सच्चाई को धैर्य और समझ से पहचाने। पूरा महल और नगर हंसी, तालियों और खुशियों से गूंज उठा।